Welcome to Civil Service IAS, your go-to YouTube channel for all things related to the Indian Administrative Service. साल 2020 में इंडियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स रहे जी किशन रेड्डी ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि अगर भारत इलीगल रूप से एंटर करने वाले सभी लोगों को सिटीजनशिप देना शुरू कर दे तो आधा बांग्लादेश खाली हो जाएगा। जबकि उनके इसी जवाब में बांग्लादेश के होम मिनिस्टर असदुज्जमा खान ने कहा कि कोई भी भारत क्यों जाना चाहेगा, जबकि बांग्लादेश इकोनॉमिकली अपने पड़ोसी देश से बेहतर स्थिति में है। दोस्तों, ये वो डिबेट है जो पिछले कई सालों से चली आ रही है। बेशक बांग्लादेश की इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरी कई साउथ एशियन कंट्रीज के लिए मिसाल है, लेकिन बांग्लादेश के फॉर्मेशन के बाद से भारत में इलीगल इमिग्रेशन का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो आज तक थमा नहीं है। रिसेंट में ही एनआईए ने 3 इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पता चला है कि ऐसे 24 और लोग भी बेंगलुरु में रह रहे हैं। दोस्तों, पार्लियामेंट में दिए गए डेटा के मुताबिक करीब 20 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेश से आकर भारत में रह रहे हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी के बाद बढ़ती पॉपुलेशन और देश के ऊपर इकोनॉमिक भार को क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को उस तरीके से एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा है जैसे चाइना और पाकिस्तान के साथ होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को किया जाता है। और यही वजह है कि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर आज भारत के लिए सबसे डेंजरस एरिया। भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है, जो अपने आप में दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल बॉर्डर कंसीडर किया जाता है और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इसे इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनाती है। देखा जाए तो इन्हीं बॉर्डर्स के जरिए 1971 से ही इलीगल इमिग्रेंट्स तेजी से भारत आने लगे। साल 2016 के गवर्नमेंट के ऑफिशियल डेटा के मुताबिक देश भर में ऐसे 2 करोड़ से ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो बांग्लादेश से बिना किसी लीगल परमिशन के इंडिया में आकर रह रहे हैं। लेकिन इनके नंबर्स को लेकर कोई भी डेटा 100% क्लियर नहीं है, क्योंकि कुछ लोग इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि उनकी संख्या भारत में 5 करोड़ से ज्यादा हो गई है। दोस्तों, क्लियर डेटा के नहीं होने के बावजूद भी ये बात साफ है कि आज भी वहां से इमिग्रेंट्स लगातार आ रहे हैं, जिसका कारण बॉर्डर की फेंसिंग में डिले है। जबकि गवर्नमेंट ने साल 2018 के अंत तक ही बांग्लादेश के बॉर्डर को सील करने की बात कही थी। 2018 दिसंबर तक पूरा बांग्लादेश का बॉर्डर पाकिस्तान बॉर्डर 100% सील किया जाएगा। दोस्तों, करीब 4100 किलोमीटर के बॉर्डर्स की फेंसिंग की शुरुआत तो 1986 में ही हो गई थी, लेकिन 952 किलोमीटर के बॉर्डर्स पर अब तक फेंसिंग नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से अभी भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से लोग इलीगली माइग्रेट करने में सफल हो जाते हैं। देखा जाए तो उनमें सबसे बड़ा रोल नदियां और वाटर रिसोर्सेज निभाती हैं, जहां पर मौसम खराब होने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता और यही वो समय होता है जब बांग्लादेशी माइग्रेट करना शुरू करते हैं। दोस्तों, उनके माइग्रेशन में इकोनॉमिक रेफ्यूजीज के साथ ही साथ ऐसे स्मगलर्स भी होते हैं जो इन्हीं रेफ्यूजीज की मदद से बहुत से इंडियन गुड्स को बिना एक्स्ट्रा टैक्स के बांग्लादेश में ले जाते हैं और फिर उससे मुनाफा कमाते हैं। बांग्लादेश शाह इमिग्रेंट्स ज्यादातर तो वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट की बॉर्डर स्टेट में रहते हैं, जो कि एक टाइम बॉम्ब की तरह पूरे देश के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है इनकी संख्या भी बढ़ रही है और बढ़ती संख्या बढ़ते खतरे की निशानी है। कई रिपोर्ट्स ऐसा भी दावा करती हैं कि पिछले कुछ सालों में ही इलीगल इमिग्रेंट्स की पॉपुलेशन 4 टाइम्स बढ़ गई है और इसके चलते उन्हें दूसरे राज्यों में भी जाना पड़ा है। आज दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे बड़े सिटीज में ही बहुत से ऐसे लोग काम कर रहे हैं जिन्हें टाइम टाइम पर पुलिस के द्वारा डिटेन किया जाता है और तब कहीं जाकर हमें ये पता चलता है कि वो किस तरीके से न सिर्फ इंडिया में आकर रह रहे थे, बल्कि उसके साथ ही उन्होंने खुद को इंडियन सिटीजन प्रूव करने के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लिए। दोस्तों, इस बात को साल 2012 की इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट भी सपोर्ट करती है। रिपोर्ट ने इस प्रॉब्लम को क्लियर करते हुए बताया था कि भारत के बड़े स्टेट्स में कई तरह के लीगल इमिग्रेंट्स हैं जो कि बांग्लादेश से आए हुए हैं, जिसमें से कई लोग तो इकोनॉमिक रेफ्यूजीज हैं जो कि जॉब के लिए आते हैं, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जो ड्रग्स और कभी कभी आर्म्स स्मगलिंग जैसी लीगल एक्टिविटीज में इंडल्ज हैं। दोस्तों, ये इलीगल इमिग्रेंट्स एनआरसी के दौरान खुद को इंडियन सिटीजन प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट्स भी दिखा रहे थे। जब असम में एनआरसी की प्रक्रिया शुरू हुई तो ऑफिशियल्स ने पाया कि फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के द्वारा फॉरेनर डिक्लेयर किए जाने के बावजूद भी बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स खुद को इंडियन सिटीजन बता रहे थे, जिसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ऐसा करने के लिए उनके पास इंडिया का वोटिंग कार्ड था। कार्ड्स की जांच हुई तो पता चला कि बहुत से इमिग्रेंट्स लोकल लोगों के नामों का इस्तेमाल करके उनके एंसेस्टर्स के साथ खुद को जोड़ रहे थे, जिसकी मदद से तय हो रहा था कि उनका परिवार यहाँ पर सदियों से रहता आया है और इसी की मदद से उन्हें आईडी कार्ड इशू हुए थे, जिसमें कई एजेंट्स भी शामिल थे। लेकिन जब उनकी जीनियोलॉजी मैच नहीं हुई, उस टाइम पर एनआरसी के समय ऐसे करीब 40 लाख मामले सामने आए थे जो कि एक सिस्टमैटिक रैकेट का हिस्सा थे और ये पूरा रैकेट बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के द्वारा ही चलाया जा रहा था। दोस्तों, ये तो सिर्फ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि आज इन अप्रवासी बांग्लादेशी लोगों की जड़ें भारत में कैसे मजबूत हो रही हैं। ऐसी और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां लोग न सिर्फ इंडिया के रिसोर्सेज को इलीगली एक्सप्लॉइट करते आए हैं, बल्कि कई बार तो टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज में भी इन लोगों की भागीदारी देखने को मिली है और इस तरीके से इनकी वजह से देश में नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राइज ऑफ मिलिटेंसी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और डिस्टर्बेंस इन लॉ एंड ऑर्डर जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हालांकि इन सब के बावजूद 1970s से लेकर आज तक इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।
आज की सरकार ने इस मामले पर ध्यान जरूर दिया है, लेकिन अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। ऐसे में ये समझते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स की समस्या पर भारत में ज्यादा ध्यान क्यों नहीं दिया गया। दोस्तों, अगर हम बांग्लादेश से होने वाले इलीगल माइग्रेशन के इतिहास को देखें तो उसमें 1971 सबसे बड़ा साल दिखाई देता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ईस्ट पाकिस्तान से इलीगल इमिग्रेंट्स की घुसपैठ इंडिया में बांग्लादेश बनने से कुछ महीनों पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन बांग्लादेश वॉर की शुरुआत के साथ ही भारत में इलीगल इमिग्रेशन में और तेजी आई। कहा जाता है कि उस दौर में 70 लाख से 1 करोड़ बांग्लादेशियों ने यहाँ पर शरण ली, लेकिन इसमें दिक्कत यह थी कि उसमें से मैक्सिमम लोगों ने अपनी असली पहचान जाहिर नहीं की और यहीं पर घुल मिल गए। फिर गवर्नमेंट ने इसे सीरियस प्रॉब्लम की तरह लेना शुरू किया। बांग्लादेशी लोगों की संख्या को कंट्रोल करने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कुछ कोशिशें भी की, लेकिन वो सारी कोशिशें इतनी इफेक्टिव नहीं थी कि इस मुद्दे को पूरे तरीके से कंट्रोल किया जा सके, और शायद इतनी इफेक्टिव कोशिश की भी नहीं गई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की छवि बांग्लादेश वॉर के बाद एकदम से हीरोइक हो चुकी थी। उन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराया था। ऐसे में अगर वो बांग्लादेश से खराब कंडीशन की वजह से भाग कर आए लोगों को जबरदस्ती वापस भेजने के लिए कड़े कदम उठाती तो ये उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाने जैसा होता, जिसके चलते बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की संख्या में रैपिड ग्रोथ देखने को मिली। हालांकि शुरुआत में इमिग्रेशन से उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन 1980s आते आते बांग्लादेश के बॉर्डर से लगे इन एरियाज में इलीगल इमिग्रेंट्स ने खुद को स्ट्रांगली स्टैब्लिश कर लिया और ये वहाँ के लोकल लोगों को परेशान करने लगे, जिसके बाद वहाँ पर बहुत सी वायलेंट एक्टिविटीज होने लगी, जिसे कंट्रोल करने के लिए सरकार ने इमिग्रेंट्स डिटर्मिनेशन एक्ट बनाया, लेकिन उसका भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। आखिर में साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी बंद कर दिया और इस दौरान सरकारों ने इस ओर से अपना ध्यान शिफ्ट करना शुरू कर दिया। दोस्तों, 1986 से बॉर्डर पर फेंसिंग का काम तो शुरू हो गया, लेकिन अभी तक वो फेंसिंग का काम पूरा नहीं हो पाया है। अगर इसके कारणों को समझे तो बांग्लादेश के बॉर्डर्स पर करप्शन और बॉर्डर सिक्योरिटी भी बड़ा मुद्दा है। दरअसल इसकी जिम्मेदारी जिन लोगों पर है वो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से काम में डिले करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भले ही कोशिश की हो, लेकिन वहां के लोकल अथॉरिटीज ने उस कोशिश को ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया, जिस वजह से सरकार को कहीं न कहीं ये लगने लगा कि ये प्रॉब्लम शायद सॉल्व होने के लायक ही नहीं है, इसीलिए इसमें पॉलिटिक्स की तलाश होनी शुरू हो गई। दोस्तों, तलाश को बहुत से एक्सपर्ट्स वोट बैंक की तरह देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ये लोग यहाँ पर सेटल हुए, उन्हें लोकल पॉलिटिशियंस ने अपनी पार्टी के लिए वोट बैंक के रूप में तैयार करना शुरू कर दिया, जिसके चलते उन्हें आसानी से वोटर आईडी कार्ड दिए जाने लगे और बांग्लादेश से लगे स्टेट्स में 1980 से ही वोटिंग में डेमोग्राफिक्स बदल गई। दोस्तों, रीजन्स की पॉपुलेशन में एक रैपिड ग्रोथ देखने को मिली, जो किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए वोट डालने लगे, और इसकी वजह से कहीं न कहीं वो पार्टी जिसके लिए ये लोग वोट डालने लगे, उनके लिए ये लोग काफी जरूरी हो गए। देखा जाए तो ये भी एक वजह थी कि लोकल से लेकर स्टेट और नेशनल पॉलिटिक्स तक के लोगों ने इन्हें इलीगल इमिग्रेंट्स डिक्लेयर करने के बजाय वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, जिस वजह से उन्हें एक पावर भी मिली, जिससे बड़ी आसानी से उन्हें इंडियन गवर्नमेंट की आइडेंटिटी भी मिल गई और वो देखते देखते पूरे देश में एज ए बंगाली स्पीकिंग इंडियन सिटीजन के तौर पर फैल गए। लेकिन साल 2014 के बाद आई नई सरकार ने शुरू से इस मुद्दे को हाईलाइट किया और इसके लिए काम करने की कोशिशें की, जिसे देखते हुए देश में एनआरसी लाया गया और कोशिश की गई कि ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट्स नहीं थे उन्हें अलग किया जाए। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सब के बावजूद भी उन्हें अलग नहीं किया गया, न ही उन्हें बड़ी संख्या में वापस भेजने की कोशिश की गई। लाखों लोगों की लिस्ट बनने के बाद सरकार महज कुछ हजार लोगों को ही वापस भेज पाई है। साल 2014 से साल 2018 तक के डेटा की माने तो महज 1822 लोगों को ही वापस भेजा गया है। दरअसल ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि बांग्लादेश ने कभी भी इन इलीगल इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम को एक्नॉलेज नहीं किया, जिस वजह से दोनों गवर्नमेंट एक साथ आकर कभी इस मामले पर काम नहीं कर पाई। साथ ही यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी कि भारत चाहकर भी बड़ी संख्या में लोगों को बांग्लादेश वापस नहीं भेज सकता, और ऐसा इसलिए क्योंकि शुरुआत से बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं, जिसे भारत इसलिए भी खराब नहीं करना चाहता क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश में एंटी इंडिया बिहेवियर बढ़ने लगेगा, जिसे पाकिस्तान सपोर्टेड ग्रुप्स अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके भारत के वेस्ट फ्रंट के साथ साथ ईस्ट फ्रंट पर भी दिक्कतें पहुंचाने लगेगा। दोस्तों, वेस्ट में तो पाकिस्तान के बॉर्डर की निगरानी करना आसान है, लेकिन ईस्ट में ये इतना आसान नहीं है। अगर बांग्लादेश में एंटी इंडिया मूवमेंट शुरू होता है तो उसे बॉर्डर पर काउंटर करना काफी मुश्किल होगा, और इसलिए भारत सरकार ना तो फोर्सफुली इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेज सकी है और ना ही इलीगल इमिग्रेंट्स ने बांग्लादेश से आना बंद किया है। ऐसे में अब जानते हैं कि बांग्लादेश से आने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स ने किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट को गहरी चोट पहुंचाई है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में इलीगल इमिग्रेंट्स के आने की बात करें तो वहां पर 1947 के बाद से बड़ी संख्या में ईस्ट पाकिस्तान से लोग आकर बसने लगे थे। ये ज्यादातर वैली ऑफ असम और त्रिपुरा के हिस्सों में रहने लगे, और ऐसा इसलिए था क्योंकि त्रिपुरा और असम ईस्ट पाकिस्तान के साथ लंबा बॉर्डर शेयर करते थे। साथ ही दूसरा कारण ये भी था कि असम उस टाइम पर अनडिवाइडेड था और आज के बहुत से नॉर्थ ईस्ट के स्टेट उसी का पार्ट थे, जिस वजह से धीरे धीरे इमिग्रेंट्स असम त्रिपुरा से होते हुए पूरे नॉर्थ ईस्ट में ही फैल गए। दोस्तों, 1949 के डेटा की माने तो तब तक ईस्ट पाकिस्तान से करीब 2.6 मिलियन लोग इंडिया में आए थे,
जिसमें से अधिकतर संख्या तो रिलीजन बेस्ड माइग्रेशन की थी। ईस्ट बंगाल में रहने वाले हिंदू बंगाली वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट आने लगे। लेकिन यहाँ पर यह लॉजिक भी हो सकता है कि माइग्रेशन तो वेस्ट पाकिस्तान से भी हुआ। ऐसे में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान से आए माइग्रेंट्स में बेसिक डिफरेंस ये था कि वेस्ट पाकिस्तान जाने के लिए मुस्लिम्स लोग बड़ी संख्या में देश छोड़कर गए थे, जिससे उनकी प्रॉपर्टी को वेस्ट पाकिस्तान से आए हिंदू और सिख रेफ्यूजीज को अलॉट की गई। लेकिन दोस्तों, ईस्ट पाकिस्तान के साथ दिक्कत ये हुई कि ईस्ट बंगाल से हिंदू माइग्रेट करके इंडिया तो आ गए, लेकिन यहाँ के मुस्लिम्स बहुत ही कम संख्या में ईस्ट पाकिस्तान गए, जिससे ईस्ट पाकिस्तान से माइग्रेटेड हिंदुओं की संख्या बड़ी हो गई। उनके पास रहने के लिए जमीन या फिर कोई प्रॉपर्टी नहीं बची, और इसलिए जब वो नॉर्थ ईस्ट में आए तो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज से उनकी जगहों को छीनने लगे। देखा जाए तो 1971 तक आते आते ये माइग्रेशन और बड़ा हो गया, जिस वजह से पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोगों और वहाँ रहने वाली कम्युनिटी के लिए दिक्कतें शुरू हो गई। दोस्तों, उसमें सबसे पहली दिक्कत तो क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी की थी, क्योंकि इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट्स से नॉर्थ ईस्ट की इंडिजिनियस कम्युनिटीज के कल्चर का सर्वाइव करना मुश्किल हो गया, और देखते देखते उनके रीजन से उनका पॉलिटिकल कंट्रोल वीक पड़ने लगा और बंगाली माइग्रेंट्स वहां पर अपनी डोमिनेंस को बढ़ाते रहे। नॉर्थ ईस्ट के लोगों की एम्प्लॉयमेंट से लेकर उनके रिसोर्सेज तक पर इलीगल इमिग्रेंट्स ने कब्जा कर लिया। साथ ही इमिग्रेशन की वजह से नॉर्थ ईस्ट के रीजन में लार्ज फॉरेस्ट लैंड पर भी अतिक्रमण बढ़ता गया। अगर असम की बात करें तो सिर्फ असम में ही फॉरेस्ट लैंड एरिया में 1951-52 से अब तक 9% की कमी आई है, और ये कमी दोस्तों लगातार बढ़ रही है, क्योंकि लोकल लेवल पर फेल करप्शन की वजह से फॉरेस्ट लैंड को भी पावर और पैसे की मदद से लोग एक्वायर कर रहे हैं, जिससे एनवायरनमेंट को भी बहुत नुकसान पहुंचा है, जिसका रिजल्ट हम असम में आने वाली बाढ़ के रूप में देख सकते हैं, जो एक बड़ी आपदा के तौर पर असम को नुकसान पहुंचाता है। इन सब के अलावा सोशल प्रॉब्लम में एक और प्रॉब्लम ये भी क्रिएट हुई है कि इन इलीगल इमिग्रेंट्स को सिमिलर लैंग्वेज की वजह से अलग करना मुश्किल हो गया है, जिसके चलते कभी कभी लोकल इंडियन सिटीजन्स को भी इलीगल इमिग्रेंट्स की तरह ट्रीट किया जाता है, और कई बार वायलेंस में इनोसेंट लोग भी इसी वजह से मारे जाते हैं। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट का सोशल क्लाइमेट खराब होने के साथ ही साथ इन इमिग्रेंट्स ने वहां के लिए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्लाइमेट को भी खराब किया है। दरअसल उनके यहाँ आने से सभी नॉर्थ इंडियन स्टेट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ गया है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें जितना बजट मिलता है उसका एक बड़ा हिस्सा तो इन लोगों के लिए चला जाता है, जिस वजह से इस रीजन में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पा रही है। साथ ही भारी संख्या में इमिग्रेंट्स की मौजूदगी की वजह से इस रीजन में सस्ते लेबर आसानी से मिल जाते हैं, जिसके चलते लोकल लोगों को जॉब भी नहीं मिल पाती, और अगर काम मिलता भी है तो दिहाड़ी कम मिलने की वजह से भी नेटिव्स को फाइनेंशियल मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। अपने इन्हीं अधिकारों को खत्म होता देख इस रीजन में कई बार लोकल लोगों के द्वारा इमिग्रेंट्स के खिलाफ मूवमेंट भी किए गए हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की जानें भी गई हैं, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल द असम मूवमेंट है, जो 1975 से 1985 तक चला। इसके बाद से ही उल्फा और उसके जैसे कई इंसर्जेंट ग्रुप्स ने भी नॉर्थ ईस्ट के रीजन में इंस्टेबिलिटी को बनाए रखा। गवर्नमेंट के ठंडे रवैये को देखते हुए भी लोकल लोगों ने इन इमिग्रेंट्स के खिलाफ हिंसा करना शुरू किया, और ऐसी घटनाएं देखते देखते बड़ा रूप लेने लगी। आज भी नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में होने वाली दिक्कतों में इन इलीगल इमिग्रेंट्स का डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता ही है। यहाँ तक कि आज मणिपुर और मिजोरम में भी इनकी बढ़ती संख्या को वहाँ की खराब सिचुएशन और वायलेंस के लिए जिम्मेदार माना जाता है। और इस तरीके से देखें तो कई सालों तक गवर्नमेंट की अनदेखी और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते बंगाल के साथ ही साथ पूरा नॉर्थ ईस्ट इन इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से बर्बाद होता आया है। आज गवर्नमेंट लगातार इस प्रॉब्लम से निपटने के प्रयास कर रही है, जिसके लिए बांग्लादेश को भी सामने से इस बात को मानना जरूरी है, और उसे भी अपने यहाँ से होने वाले माइग्रेशन पर रोक लगानी ही होगी, नहीं तो ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी। दोस्तों, देखा जाए तो बांग्लादेश के बनने से बांग्लादेश को तो खूब फायदा हुआ। वहाँ की इकोनॉमी और वहाँ की जीडीपी आज साउथ ईस्ट एशिया में तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी बन गई है। लेकिन जिस देश की मदद से बांग्लादेश आजाद हुआ, वही देश आज तक उसकी आजादी से उपजे दुख को झेल रही है, जिसे खत्म करना न सिर्फ भारत के लिए जरूरी है बल्कि बांग्लादेश के लिए भी। और ऐसे में जरूरी है कि भारत आने वाले टाइम में इसको लेकर के और भी कड़े कदम उठाए। By subscribing to our channel, you'll gain access to a wealth of engaging videos that aim to educate and inspire.